अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर एंड लिसनर। उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी में आपका ढेर सारा वेलकम। रमज़ इश्क बाय नूर आसिफ अदर एपिसोड के साथ हाजिर हुई हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। असफंयार खान अब्रिश ने असफंयार खान को देखते चमकती आंखों से हैरानगी से कहा, कैसी है अब्रिश आप? असफंयार खान की नजरें अभी भी झुकी हुई थी। दोस्ती नजरें उठाने ना देती थी, दिल नजरें झुकाने का ना दे रहा था। आई कांट बिलीव आप जरान की कजन हैं, अब्रिश ने चहकते हुए कहा। जरान ने कल रात मुझे बताया था कि आप अमेरिका से आए हुए हैं, मगर मेरा ध्यान एक मर्तबा भी आप पर नहीं गया। अब्रिश ने हैरानगी खत्म नहीं हो रही थी। मेरा भी एक मर्तबा भी ध्यान आप पर नहीं गया। शायद दिल के मामले में मैं सब मेरी तरह खुश फहम होते। हसन यार खान के लबों पर यासिर भरी मुस्कुराहट आई। जी? अब्रिश ने उलझन भरे अंदाज में असफन यार खान को देखा, जिसके चेहरे के तासुरात कुछ अजीब थे। अब्रिश, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी थी। असफन का संजीदा चेहरा देखकर वो हमातन गोश हुई। असफन ने एक नजर अब्रिश को देखते अपनी घनी बियर्ड पे बेचैनी से सहलाई। वो इसे देखते ही बेचैन हुआ। अब्रिश, मैं चाहता हूँ कि आप जरान के सामने ये जाहिर न करें कि हम अमेरिका में मिल चुके हैं। व्हाट? अब्रिश असफन की बात से पर पहले से ज्यादा हैरान हुई थी। लेकिन क्यों? मैं ये बात इससे क्यों छुपाऊं? अब्रिश ने हैरानगी से पूछा। वो आपको लेकर बहुत हसास है। मुझे लगता है जरान को ये बात पसंद नहीं आएगी। असफन की अजीबोगरीब बात पर अब्रिश के चेहरे पर गुस्से की सुर्खी झलकी थी। मैं जानती हूँ जरान की नेचर पोजेसिव है, मगर वो इतनी कंजर्वेटिव और सतही सोच नहीं रखता कि मेरी आपसे अमेरिका में हुई सरसरी तौर पर इत्तफाकी मुलाकातों को बुनियाद बनाकर वो इस तरह की कोई भी बात दिल में लाए। असलम यार खान, आप मेरे लिए इसलिए अहमियत नहीं रखते कि आप मुझे अमेरिका में मिले, ना इसलिए अहमियत रखते हैं कि आप मेरे मामू के बेटे हैं। आपकी अहमियत सिर्फ इसलिए है क्योंकि आप जरान के लिए अहमियत रखते हैं। मैं आपकी एक बेबुनियाद और गलत सोच की वजह से जरान से झूठ नहीं बोल सकती। आई एम सॉरी, मैं जरान से झूठ नहीं बोल सकती, अब्रिश ने सपाट लहजे में कहा। अब्रिश ने साफ इनकार पर कुछ पल इसके चेहरे को देखता रहा, जहां जरान खानजादा की मोहब्बत के बहुत रंग बिखरे थे। जिंदगी में पहली मर्तबा जरान खानजादा इसे रश्क महसूस हुआ था। वो अब्रिश को देखता एक कदम इसकी तरफ बढ़ा। जो अब वो इससे कहने वाला था, इसने कभी नहीं सोचा था इससे ये बात ऐसे भी कहेगा। असलम यार खान के दिल में गिरहें पड़ी थी। वो खुद पर जब्त करते मुट्ठी भींच गया। जब्त करके कड़े मराहल से गुजरना आसान नहीं था, और वो गुजर रहा था। अगर जारान को कभी ये बात पता चले कि इसका दोस्त इसकी मोहब्बत से मोहब्बत करता है तो? असलम के सवाल पर वो कम हुई थी। इसकी वहशत टपकती आंखों को देखकर इसके कदम लड़खड़ाए थे। ये क्या कह रहे हैं? आप होश में तो हैं? कदमों के साथ आवाज भी लड़खड़ाई थी। असफन की आंखों में सुर्खी देखकर वो अपनी नजरें भी चुरा गई थी। असफन के खून रंग भीगी आंखों में देखते इसकी हिम्मत न थी। अब्रिश जरान की भारी आवाज पर अपनी पुष्ट पर महसूस करते अब्रिश का रंग फक पड़ा। अब्रिश ने फटी फटी निगाहों से असफन यार खान को देखकर सर नफी में हिलाया। असल यार खान भी परेशान हुआ था कि कहीं जरान ने कुछ सुन तो नहीं लिया। जरान के भारी कदमों की लरज से अब्रिश के दिल की धड़कनें भी बढ़ रही थी। जरान ने अब्रिश के करीब आकर अब्रिश पर गहरी मोहब्बत भरी निगाहें डाली, जो ब्लू ड्रेस में गजब ढा रही थी। जरान की नजरों की तपिश से घबराते अब्रिश ने सर पर यूं ही दुपट्टा लिया। अजीब सी सिचुएशन थी जिसमें वो खौफ महसूस कर रही थी। जरान इसकी अदा पर घायल हुआ। वो इसकी मोहब्बत में खुद बदल रही थी। जरान की धड़कनों में अरताश बरपा हुआ था। वो इसे खरीद चुकी थी। वो तो मुकम्मल इसका हुआ था। जरान के जज्बे लटाती निगाहें अब्रिश पर गड़ी देखकर असफन यार खान पीछे की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगा। मंजर साफ और मुकम्मल था, इसकी गुंजाइश नहीं थी। इससे पहले पलटता जरान की बात पर रुका। असफन, तुम अब्रिश से मिल चुके हो, मगर ये तारुफ ना खुद करवाना चाहता था। हाँ, वो डाइनिंग रूम में मूरे से मिलने आया था तो इन्होंने इससे यहाँ मुलाकात हो गई। असफन ने अब्रिश को एक नजर देखते आहिस्ते से कहा, ठीक है तुम लोग मिल चुके हो तो, मगर ये तारुफ खुद करवाना चाहता था, क्योंकि जो तारुफ मैं करवाऊंगा वो बहुत खास होगा। जहान ने मुस्कुराते हुए दोनों को देखा।
अब्रिश और असफर मुस्कुरा भी न सके थे। अब्रिश ये मेरा दोस्त असफंदार खान है, जो मुझे अपनी जान से भी बढ़कर अजीज है। जरान खान ज़्यादा की बात पर अब्रिश अब की बार मध्यम सा मुस्कुराई, मगर असफंदार खान को देखते अब इसके खतरास बढ़ता थे। फोन रिंगिंग पर असफर जल्दी से एक्सक्यूज करता वहां से चला गया। वो रुकना न चाहता था, रुकने की वजह भी न रही थी, इसे वहां के जाने का बहाना मिल गया था। अब्रिश डीप रेड लहंगा जिस पर रेड ही कलर का ब्लाउज पहने हुए थे, दुपट्टा सर पर सेट किए हेवी ज्वेलरी पहने हुए थे, मांग टीका लगाए, गले में चोकर और माला सेट पहने हुए थे, कानों में हैवी झुमके पहने हुए थे, कलाइयों में जुड़वा कंगन और सोने की चूड़ियां पहन रखी थी, जिसके कमर पर नाजुक सी कमर पर कमर बांधे वो इतना बेइंतहा खूबसूरत लग रही थी। वो ड्रेसिंग मिरर के सामने खड़ी अपने दो आतिशा रूप को देखकर मुस्कुरा रही थी। जहरान की बातें याद करके इसके लबों पर सजी शर्मीली मुस्कान गहरी हो जाती थी। वो निकाह के बाद इसकी हो जाएगी, वो मुकम्मल तौर पर इस पर हक रखेगा। ये सोचकर दिल यकबार की खौफ से ढरका था। वो अपना हक कैसे कैसे इस्तेमाल करेगा, ये सोचकर दिल की धड़कन इसके साथ गुलाबी आरस की सुर्खी भी बढ़ती जा रही थी। घनीली पलकें शफाफ आरस पर लरस रही थी। दरवाजा खुलने की आवाज पर पलटी तो जरान खानजादा को देखकर इसके दिल की धड़कनें एक पल के लिए थम सी गई। वो ब्लैक शलवार कमीज पर ब्लैक मर्दाना शॉल ओढ़े बहुत डैशिंग लग रहा था। इसकी जहर अंगेज पर्सनैलिटी का जमूद तो पहली मुलाकात में इस पर इस तरह छाया था कि वो चाह कर भी इसके शहर से निकल ना ही सकी थी। वो अपने भारी कदमों की दमक लिए इसकी तरफ बढ़ा तो अब्रिश झड़कते दिल के साथ रुख पलट गई। वो पूर इसके लिए सजी संवरी थी। यह एहसास बहुत अनोखा और नया था। इसे जरान खानजादा से अजीब सी शर्म महसूस हो रही थी। जरान इसके रुख पलटने पर मुस्कुराते हुए इसकी तरफ बढ़ा। अब्रिश के कंधे पर नरमी से हाथ रखते इसका रुख अपनी तरफ किया तो अब्रिश के चेहरे पर दोनों हाथ रख गई थे। इसकी अदाएं जरान खानजादा की जान किस तरह लेती थी। वो कोई इससे पूछता, वो पागल हुआ था इसका ऐसा करने पर। जरान खानजादा ने मुस्कुराते हुए इसके चेहरे से इसके हाथ नरमी से हटा, इसका चेहरा थोड़ी से पकड़े नरमी से ऊपर किया। क्यों चाहती हो मैं जान से जाऊं? जरान ने इसकी आंखों में देखते भारी आवाज में कहा। क्या? अब्रिश ने इसे नासमझी से देखा। ये कातिलाना अदाएं कम है मुझे कत्ल करने के लिए, जो हम तीखी तलवारों का सहारा लेना चाहती हो। जरान ने नरमी से इसके काजल लगी आंखों को छुआ। अब्रिश जरान की बात पर गहरा मुस्कुराई थी। अब्रिश के लबों पर सुर्ख लिपस्टिक से सजा देखकर इसके लबों को अपने अंगूठे से नरमी से छुआ। वो जब जब इसके करीब होता इसके नकुश को ऐसे ही छूता रहता था। मेरे अलावा भी तुम्हें किसी ने इस रूप में देखा है क्या? जरान ने इस खूबसूरत चेहरे पर नजर जमाए सवाल किया। मेकअप आर्टिस्ट ने मुझे तैयार किया है, इसने मुझे देखा है। अब्रिश ने मुस्कुराहट दबाई थी। वो सबसे पहले इसे देखना चाहता था। कल से इसे हजारों मैसेजेस किए थे, जिसमें सबसे पहले देखने की ख्वाहिश थी। जरान ने सुनकर चिल्लाया था, इतनी खूबसूरत हो तुम्हें क्या जरूरत थी किसी भी मेकअप करवाने की? जरान ने झुंझलाते कहा। जरान वो फीमेल मेकअप आर्टिस्ट थी। अब्रिश ने इसके झुंझलाहट भरे अंदाज को हैरानगी से देखा। जानता हूँ फीमेल थी, मेल हो भी नहीं सकता। जरान ने इसे इसकी फजूल सी बात पर घूरा। फिर क्या मसला है आपको? अब की बार अब्रिश ने झुंझलाते हुए पूछा। वो तो इसके करीब किसी लड़की को भी नहीं देख सकता था। मैं चाहता मुझसे पहले तुम्हारा ये रूप कोई ना देखे। जरान ने इसके कान के झुमके को छेड़ा। जरान आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था, निकाह होने का तो इंतजार कर लेते। जरान की गहरी नजरों और इसके बार बार छूने से घबराते हुए अब्रिश रुख पलट गई। अपनी शर्म को अब थोड़ा गुस्से के लिबादे में छुपाया था। अब अपने सजे सवरे रूप से इसे खुद से शर्म आ रही थी, और वो था कि अपने जज्बे लुटाती मदहोशी निगाहों से इसे घबराहट और शर्म में मजीद इजाफा कर रहा था। जरान ने अब की बार इसके मुकाबले आते इसका हाथ पकड़ते इसके हाथ में अपने नाम की पहनी हुई अंगूठी पर नरमी से अपने लब रखे। अब्रिश ने ब्लश करते हुए अपना हाथ छुड़वाया। तुम अभी से ब्लश कर रही हो? अभी तो मैंने कुछ किया नहीं। जरान ने इसके कपकपाते हाथ पर अपनी गिरफ्त मजबूत की। अब्रिश का शर्म से सूख पड़ता चेहरा इसे काफी महफूज कर रहा था। जरान सब क्या कहेंगे, किसी ने आपको इधर देख लिया तो? अब्रिश ने बंद दरवाजे को देखकर रुहासे होते कहा। इसके देखने का अंदाज इसके हाथ पैर फुला रहा था। अभी निकाह नहीं हुआ था और वह इसकी नजरों की बेबाकी बढ़ती जा रही। पता नहीं निकाह के बाद वह इसकी बेबाक इंसान को कैसे झेलेगी।
अवरिश परेशान हुई थी। अवरिश के सुख चेहरे को देखकर वह उसके करीब और करीब हुआ था। वो मजीद पीछे को होती ड्रेसिंग टेबल से टकरा गई। ड्रेसिंग टेबल से टकराने से चूड़ियों की खनक गूंजी थी। ज़हरान खानज़ादा का दिल इस खनक से बेतरतीबी से धड़का। वह इसके करीब आने पर गहरी सांसें लिए अपनी काजल लगी गहरी आंखों से इसे देख रही थी। इसकी नजदीकी की परवाह किए ऐसे ही घबराने लगती थी। ज़हरान को ऐसे ही ड्रेसिंग टेबल के साथ लगी आंखें फैलाए देखती हुई बहुत खूबसूरत लगी। ज़हरान के दिल की धड़कन इसके लफ्जों का इजहार बनी थी। दिल की हर एक धड़कन तुझको पहचानती है। मैं मेरी चाहत है अब क्या तू नहीं जानती। उम्र भर के लिए आ तो मेरा साथ दे दे। तेरा हो जाऊंगा मैं हाथों में हाथ दे दे। ज़हरान ने गुनगुनाते हुए अब्रिश के दोनों हाथ नरमी से थामे। वो इसका मांग रहा था। वो तो कब से इसे अपना आप दे चुकी थी। अब्रिश ने मुस्कुराते हुए इसे देखा। वो लफ्जों के इजहार कर रहा था। वो निगाहों से इजहार कर रही थी। ज़हरान ने मुस्कुराहट गहरी ज़हरान की मुस्कुराहट गहरी हुई थी। वो उसके सजे सवरे रूप को दिल में उतारता गया। अविश, मैं चाहता हूँ तुम्हें इस तरह सजा संवरा मेरे अलावा कोई भी ना देखे। ज़हरान ने इसकी तरफ झुकते मध्यम से सरगोशी की। ज़हरान की बात पर अविश परेशान हुई। अब ये भला मुमतक थी? ये कैसे मुमकिन था? मिस्टर खानदादा के मुतालबात तो बढ़ते जा रहे थे। क्या मतलब जनाब? घर में कितनी औरतें हैं, मैं कैसे किसी को खुद को देखने से मना कर सकती हूँ? अपने घूंघट निकालने से तो रही। जनाब ने बेतुकी बात पर अब्रिश ने इसे घूम कर देखा। गुड आइडिया, घूंघट निकाल लो। जहरान ने मुस्कुराहट दबाए कहा। जहरान, आपका दिमाग खराब हो चुका है। अब्रिश ने खफी से इसे देखा। मेरी जान, मैं क्या करूं? मेरा खुद पर इख्तियार नहीं। मेरा बस चले तो तुम्हें ऐसे खुद में कैद करूं कि तुम पर किसी की भी नजर ना पड़ने दो। जहरान ने गहरी सांस भरी थी। ऐसा मुमकिन नहीं है। अब्रिश ने रुख पलटते बिला वजह ही अपना मांग टीका ठीक किया। मिस्टर खानजादा ने इधर से जाना नहीं था। इसकी बातों और इसके नजरों से इसका गाल दहकता तंदूर बन चुके थे। वो मजीद इसके सामने शर्मा नहीं सकती थी। पता नहीं वो क्या समझता। अब इसे खुद पर भी गुस्सा आ रहा था। आखिर इसे क्यों इतनी शर्म आ रही थी? क्या दुल्हन ऐसे ही शर्माती है? वो अपने कपकपाहट भरे वजूद पर काबू पाते सोच रही थी। क्यों मुमकिन नहीं है? जहरान ने इसका अब शीशे में देखकर आईब्रो उचकाए पूछा, क्योंकि अभी सिर्फ निकाह हो रहा है। आप मुझे खुद में कैद करने का कह रहे हैं। मैं आपकी इस हवेली में फिलहाल कैद नहीं रह सकती। अफरीश ने इसे खास तौर पर जताया था। वो फिलहाल मिस्टर खानजादा की पनाहों में नहीं रह सकती थी। इसकी जानलेवा कुर्बत नहीं सह सकती थी। फिर आहिल जब तक अपनी पढ़ाई कंप्लीट नहीं कर लेता वो अपने घर वालों को नहीं छोड़ सकती थी। आहिल इससे एक ही साल छोटा था, मगर वैसे बहुत छोटा लगता था। देखता हूँ तुम कैसे नहीं रहते इस हवेली में। निकाह तो हो जाने दो। जहरान की संजीदगी भरे अंदाज पर वो चौंकती हुई इसकी तरफ मुड़ी। ये आप हर बात में निकाह को क्यों बीच में लाते? ऐसा क्या हो जाएगा निकाह के बाद? अब उसने जहरान की तरफ मुड़ते तेवरी चढ़ाई। अब उसके सवाल पर जहरान का कहका गूंजा था। निकाह निकाह के बाद तो बहुत कुछ होगा, तुम्हारी सोच से भी ज्यादा। जहरान की मुस्कुराहट गहरी। क्या मतलब? अविश की उलझन बढ़ी थी। मतलब मुझे तुम्हारे ये सुर्ख या पूती नाजुक लब बहुत अट्रैक्ट कर रहे हैं। मैं निकाह के बाद सबसे पहले अपना हक जताऊंगा। आप बताओ, निकाह से पहले मैं क्या इन पर हक जता सकता हूँ? क्या इजाजत दोगी तुम मुझे इन्हें छूकर तुम्हारी सांसों को महका दूं? जहरान ने बेबाकी से कहा तो अब्रिश की इतनी खुली बात पर सुर्ख पड़ी। मैं निकाह के बाद भी इजाजत नहीं दूंगी। अब्रिश खफ से झुंझला कर रह गई थी। निकाह के बाद तुमसे इजाजत कौन लेगा? मेरी मिल्कियत बन जाओगे। तुम्हें लगता है तुम्हें छूने के लिए मुझे इजाजत लेनी पड़ेगी? जहरान अब्रिश के करीब हुआ तो अब्रिश फिर से ड्रेसिंग टेबल के साथ जा लगी। पीछे ड्रेसिंग मिरर सामने जहरान खानजादा का पहाड़ जैसा वजूद। आखिर वो जाए तो कहाँ जाए? जहरान की नजरों की बेबाकी बढ़ते देखकर अब्रिश के गाल दहक कर अनार हो रहे थे। बदन पर लर्जा अलग तारी हो रहा था। जहरान, प्लीज यहाँ से जाएं। अब्रिश ने नजरें झुकाए कहा। अब्रिश की घबराहट बढ़ी थी। इसे अंदाजा हुआ था वो मुकाबिल की नजदीकी ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसकी दहकती सांसों से वो झुलस रही थी। चला जाता हूँ, मगर निकाह के बाद ये दूरियां खत्म करनी होगी। अब्रिश, तुम अभी रुखसती नहीं चाहती, मगर मैं अब तुम्हारे बगैर एक पल नहीं रह सकता। मैं तुम्हें अब कहीं नहीं जाने दूंगा। तुम कहीं नहीं जाओगे। तुम्हें मेरे पास मेरे कमरे में मेरी बाहों में आना ही होगा। जहरान के गंभीर लहजे और इतनी नजदीकी पर अब्रिश आवाज बहाता हुई थी। वो इसे इतना नजदीक था कि अगर वो जरा सा भी हिलती, इसके सुर्ख लब इसकी थोड़ी पर इसकी लिपस्टिक का मार्क छोड़ देते। और इससे
وہ सांस रोके अपनी शहद रंग आंखें इसकी आंखों में गाड़े हुए थी, अपनी पोजीशन के बायस हिल भी नहीं पा रही थी। वो था अपनी सांसों की तपिश इस पर बखेरता, इसके बहुत करीब अपने सवालात का जवाब चाह रहा था। जरान की नजदीकी से घबराते अब्रिश ने इस बात में सर हिलाया तो जरान के संजीदा चेहरे पर दिलकश मुस्कुराहट बिखरी। माय गर्ल, जरान ने सर शान होते अपने लब इसके मांग टिके पर रखे। अब मैं अपनी जान से अपने कमरे में ही मिलूंगा। वो आज रात में तुम्हें बताऊंगा तुम कितनी खूबसूरत लग रही है, मगर लफ्जों से नहीं, अपनी शिद्दतों से तुम्हारे महकते वजूद पर अपनी मोहब्बतों की मेहर लगाऊंगा। जरान ने उसके कान में मध्यम से सरगोशी की। अब उसकी सांसें अटकी थी। वो इस वो इसकी बातों पर और क्या कर सकती थी। वो इसका दिल तो अब उसके कानों में बजने लगा था। मैं मूरे को कह दूंगा तुम्हारा खूबसूरत चेहरा घूंघट में छुपा ले। ये चांद चेहरा सिर्फ मैं ही आज देखूंगा। जहरा ने इसकी थोड़ी को थामते नरमी से कहा तो अब्रिश के पास सर इस बात में हिलाने के सिवा कोई चारा नहीं था। जहरान के बदन से उठती इसकी महक से अब्रिश की सांसें मध्यम हुई थी। आई लव यू। जरान ने इसकी आंखों पर बारी बारी अपने लब रखे। अब्रिश जरान के लम्स पर सिमटी थी। इसके इजहार पर इसकी घनेरी पलकें खुद ही सजदा जेर होकर होते आरस को छुई थी। तुम कुछ नहीं कहोगे? जरान ने इसकी झुकी नजरें देखकर खुमार आलूद आवाज में पूछे। नहीं। अब्रिश ने नफी में सर हिलाया। क्यों? आईब्रो झुकाए पूछा। पता नहीं, निगाहें उठाकर झुका ली थी। तुम मुझसे दोबारा इजहार कर चुकी हो, अब कैसे शर्म? वो बेचैन हुआ। इसकी सुर्ख या कूती लबों से वो इजहार मोहब्बत सुनने के लिए बेचैन हुआ था। सामने खड़ी लड़की को लेकर वो हर मामले में काफी जज्बाती था। अब कभी नहीं करूंगी। मुकाबिल की तड़प कुछ सुकून दे गई। तब से वो इसे महवर किए इसकी जान लबों पर लाया हुआ था। कोई बात नहीं, आज पूरी रात पड़ी है, इनके लबों में इजहार करवा रही हो। अजब अजब जिद थी। अबे झुंझलाई। मैं आज की रात और ना आइंदा जिंदगी में कभी इजहार करूंगी। इसने नजरें उठाए चैलेंजिंग अंदाज में कहा। अब्रिल के चैलेंज पर जरान ने कहका लगाया। जाने मन मुझसे शर्त लगाओ हार जाओगी। तुम्हारी सांसें छीन कर इसी शर्त में वापस करूंगा जब तुम मुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार करोगे। जरान इसके करीब होते सरगोशी नुमा आवाज में बोला। अफिश के लहू चलकाते चेहरे को देखकर इसकी आंखें विंग करता चला गया। बदतमीज बेहुदा इंसान। अफिश गुस्से में बड़बड़ाई थी। अफिश ने गहरे सांस भरते अपने दिल पर हाथ रखते अपनी धड़कनों पर काबू पाया। वो अपनी सारी बातें मनवा कर चला गया था। वो इसकी हर बात पर हामी भी भर चुकी थी। वो क्यों इसके सामने आकर बेबस हो जाती थी? क्यों उसे बेबस कर देता था वो? कभी मदहोशी में और कभी वो हवास में क्यों इसके सामने अपना आप फाड़ देती थी? इसने गुस्से से अपनी उंगली में पहनी हुई अंगूठी उतारनी चाहिए, मगर ना उतार सके। वो अंगूठी भी जहरान खान ज़ादा की तरह ढीठ थी, जो उतरने का नाम ही नहीं लेती थी। अब्रिश रुहासी हुई थी। इसकी गुर्बत के लिए सच में जानलेवा थी। इसकी दहकती सांसें अभी तक इसे अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। रात का सोच सोच कर अब इसका दिल सूखे पत्ते के मानिंद कांप रहा था। वो कैसे बर्दाश्त करेगी जरान खानजादा की गुर्बत और इसकी जानलेवा सरगोशियां जो इसकी जान निकाल कर रख देती थी। अब्रिश ने अपने लब बुरी तरह काटे थे। गुस्से से बेड की तरफ बढ़ती अपना सेट किया हुआ दुपट्टा उतारने लगी, जिसका इसे घूंघट लेना था। मीना खानम के हुक्म पर हूर को भी दुल्हन की तरह सजा तैयार किया गया था। अफरीश को तैयार करने वाली मेकअप आर्टिस्ट ने हूर को दुल्हन की तरह सजाया था। वो गुल की मैरून मैक्सी में मलबूस थी। शानदार खूबसूरत बारीक बॉर्डर वाला दुपट्टा सर पर अच्छी तरह सेट किया हुआ था। गोल्ड की हैवी माथा पट्टी लगा हैवी चोकर को जदीद डिजाइन का बना हुआ था। वो में गले में पहने वो कांच सी नाजुक गुड़िया लग रही थी और अपने शोला जवाला रूप में नजर डालते मैरून कलर की नफीस पेशमाना शॉल अच्छी तरह खुद पर लपेटी। इसने कपकपाते हाथों से शॉल से न सिर्फ अपना हसीन सरापा कवर किया था, बल्कि अच्छी तरह अपना चेहरा भी छुपा लिया था। और हाँ, वैसा हवेली में नहीं था। वो सुबह सुबह दरियाब खान के फोन पर बहुत इज्जत में हवेली से निकला था। अभी तक इसकी आमदन नहीं हुई थी। इस हवेली से भागने का इसके पास सबसे अच्छा मौका था।
اور اپنا منہ چھپائے جلدی سے مردان خانے کی طرف بڑھی۔ زنان خانے کے لاؤنج میں گھر کی خواتین کے ساتھ کچھ مہمان خواتین بھی موجود تھی۔ درخشا نے اسے باتوں باتوں میں بتایا تھا کہ مردان خانے میں باہر جانے کا ایک دروازہ بیٹھک کی مخالف سمت میں ہے، جو حویلی کے پچھلے لان کی طرف کھلتا ہے۔ ارحام حویلی میں موجود نہیں تھا۔ مہمان اس ٹائم حویلی کی بیٹھک میں موجود تھے، اس کے لیے آسان تھا کہ اس ٹائم حویلی سے نکل۔ وہ خود کو ایک نکاح میں آئی مہمان خاتون شو کروا کر اس حویلی سے نکلنا چاہتی۔ چوکیدار کے کسی بھی سوال پر صرف اس نے اپنے کپکپاتے لہجے پر قابو پانا تھا۔ یہاں کے لوگ اس انداز میں بات کرتے ہیں، اسے اتنے دنوں سے اندازہ ہو چکا تھا۔ اب صرف اسے گیٹ پر کھڑے چوکیدار کو یقین دلانا تھا کہ وہ مہمان ہے، وہ کسی ایمرجنسی کی صورت میں اپنے گھر واپس جا رہی ہے۔ اس صورت میں یقیناً چوکیدار کو اس پر شک نہ ہوتا۔ وہ جلدی سے تیز قدم اٹھاتی مردان خانے کی طرف بڑھی۔ مردان خانہ کافی بڑا تھا، مگر درخشاں کی زبانی سے اسے تمام راستے ازبر ہو چکے تھے۔ اس وقت مردان خانے میں اس حصے میں کوئی نہیں تھا۔ تمام مہمان مردان خانے کے بیرونی دروازے سے ہوتے ہوئے لاؤنج یا بیٹھک میں تشریف فرماتے تھے۔ اس طرف زنان خانے کی طرف جانے والا رستہ، ادھر اگر کوئی بھی اسے ملتا تو یقیناً گھر کا کوئی مرد ہی ہوتا۔ اس سے پہلے اس حصے کی طرف کوئی آتا، وہ جلدی سے باہر نکلنا چاہتی تھی۔ وہ تقریباً بھاگتے ہوئے آگے بڑھ رہی تھی کہ کسی سے بری طرح آ ٹکرائی۔ پور نے سہمتے ہوئے اپنے قدم پیچھے کی جانب بڑھائے۔ اسی چادر اور سر چہرے سے ڈھلکتی اس کے کندھوں پر آئے۔ اس کے دیکھنے کے انداز سے گھبراتے ہوئے ہور نے اپنی بڑی سی چادر کو کندھوں سے گرانے سے بچا لیا۔ بابرک نے اپنی گھنی مونچھوں پر ہاتھ پھیرتے بے باکی سے ہور کے خوبصورت چہرے پر نظر ڈالی۔ یہاں کیا کر رہا ہے تم ہور بھابھی؟ بابرک نے ہور کے شعلہ جوالا روپ پر ایک بار پھر سے گہری نظر ڈالتے لفظ بھابھی پر کافی زور دیا۔ بابرک کی بے باکی نظروں سے اسے پورے وجود میں کپکپی کی لہر دوڑا دی۔ اپنے شال کو سینے میں جکڑے اسے زمین بوس ہونے سے بچایا۔ بابرک نے ہور کی گھبراہٹ اور اس کے ماتھے پر آئے ہوئے پسینے کو بغور دیکھا۔ اتنا تو وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ ارحام اور ہور کے بیچ میں بھی کبھی ٹھیک نہیں ہے۔ ہور ارحام کے ڈر سے اس حویلی میں رہ رہی ہے۔ آج جس طرح بدحواسی کے عالم میں وہ بھاگتی آ رہی تھی، اس کا شک یقین میں بدل چکا تھا۔ وہ یہاں سے بھاگ رہی ہے کیونکہ یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اتنا بند سنور کر ان کے گھر کی خواتین کم از کم آج کے دن مردان خانے میں قدم رکھے۔ ہور کو یہاں دیکھ کر بابرک کے چہرے پر شرطانہ مسکراہٹ دوڑی۔ ارحام خان زادہ نے اسے بے عزت کیا۔ آج اس کی عزت اس کی بیوی اتنا بند سنور کر حویلی سے بھاگنے کی تیاریاں کر رہی ہے۔ اس سے اچھا منظر اور کیا ہو سکتا ہے؟ بابرک کے اس دن زخموں پر مرہم رکھا تھا، جیسے کسی نے اگر حویلی کے گیٹ تک بھی آج پہنچ جاتی تو ارحام کی عزت کی دھجیاں اڑ جاتے، برادری میں وہ پھر سے ذلیل ہو جاتا۔ اس کی نئی نویلی خوبصورت بیوی بھاگ رہی تھی۔ بابرک تو یہی چاہتا تھا کہ ارحام منہ دکھانے کے قابل نہ رہے، اس کی ویڈیو دکھا کر اسے گھر والوں کے سامنے بے عزت کیا تھا۔ اس کے پاس اچھا موقع تھا اپنی بے عزتی کا سود سمیت بدلہ لینے کا۔ جو ارحام کی عزت تھی، اس لیے بابرک بھی اسے حویلی سے باہر نکال سکتا تھا، نہ اس پر گندی نظر رکھ سکتا تھا، مگر اسے گیٹ تک آرام سے پہنچا سکتا تھا۔ وہ گیٹ پر ہنگامہ ہو جاتا تھا۔ گیٹ پر کھڑے چوکیدار دلدار خان کی آنکھوں میں دھول چوکنا آسان نہیں تھا، جتنا سامنے کھڑی لڑکی نے سوچ لیا تھا۔ بابرک کی پر سوچ گہری نظروں سے پور اب خائف ہونا شروع ہو گئی تھی۔ چہرے پر سرخی کے ساتھ ناگواری کی لہر بھی تھی۔ بابرک کا ایسے دیکھنے سے ایک آنکھ نہیں باہر تھا۔ وہ بابرک سے نامحسوس انداز میں دور ہوئی۔ بتایا نہیں پھر بھابھی تم یہاں پر کیا کرنے آیا تھا؟ مما میں تو ویسے ہی یہاں آئی تھی، مما مجھے ارحام سے ملنا تھا، پور نے لڑکھڑاتی زبان سے جھوٹ بولا۔ بابرک کا زوردار قہقہ گونجا۔ ویسے تم جتنا خوبصورت ہے اتنا ہی مہارت سے جھوٹ بھی بولتا ہے، کافی کچھ سنا تھا تمہارے بارے میں۔ اب تم اتنا بھی معصوم نہیں ہے جتنا دکھتا ہے۔ ہم نے ایک ہی دن میں گل جیسی عورت کو مات دے دیا، بڑی پہنچی ہوئی چیز ہو تم۔ بابرک نے اس کی طرف جھکتے سرگوشی انداز میں بولتے استہزائیہ انداز میں ہنسا تھا۔ دور رہ کر بات کرو مجھ سے۔ ہور نے 2 قدم پیچھے لے کے بابرک کو گھورتے کہا، اف تم تو غصے میں بھی کافی خوبصورت لگتا ہے، یا قسمت پائی ہے لالا نے۔ بابرک نے سب آہ بھری تھی۔ اگر تم یہاں سے بھاگنا چاہتی ہے تم ہماری مدد کر سکتا ہے، ہم تمہاری مدد کر سکتا ہے۔ بابرک نے یہ جملہ بھی سرگوشی نما آواز میں بولا تھا۔ بابرک کی بات پر ہور کے بدن کا
तमाम खून इसके चेहरे पर सिमट आया था। अपनी चोरी पकड़े जाने पर वो बुरी तरह घबराई थी। मैं ऐसा क्यों करूंगी? होश में हो तुम? और बाबरा की आंखों में देखते दबी आवाज में चिल्लाई, मगर चाह कर भी अपनी आवाज की लड़खड़ाहट पर काबू ना पा सकी। इसके लहजे में लड़खड़ाहट महसूस करते बाबरा के लबों पर तंजिया मुस्कुराहट गई। ये तो तुम्हें पता हो तुम ऐसा क्यों चाहता है, मगर हम तुम्हारी मदद कर सकता है, बाबरा कहते हूर के करीब हुआ। इससे पहले हूर कोई जवाब देती मर्दान खाने में गूंजती बारोब आवाज ने दोनों के रंग एक पल के लिए मुतगैर कर दिया। बाबरा अरहान की पुकार पर हूर की पुश्त पर उभरी थी, जिसे सुनते ही हूर के कदम जमीन में जकड़े जा चुके थे। आंखों में शदीद खौफ आन ठहरा था। माथे पर शबनम के कतरों में इजाफा हुआ था, जिसे बाबरा गहरी निगाहों से देखते सजाइया मुस्कुरा। अरहान खान भी अभी हवेली आया था। अमीना खानम से मिलने के बाद वो अपने कमरे में कपड़े बदलने चला गया था। हूर कमरे में नहीं थी। इसे यही लगा कि वो आबिर बहारे के साथ होगी। वो इस वक्त सफेद शलवार कमीज में मलबूस था। ब्लैक मर्दाना शॉल कंधों पर डाले वो अपनी घनी बियर्ड पर हाथ फेरते मर्दान खाने की तरफ आया था। बाबरा को किसी लड़की के साथ बातें करता पाया। इस लड़की की पुश्त अरहान खान ज्यादा की तरफ थी। बाबरा इसके बहुत करीब खड़ा कुछ कह रहा था, जो अरहान को सुनाई नहीं दे रहा था। अरहान को यह देखकर बाबरा भी एक लिहाज से परेशान हुआ था, मगर दूसरे ही लम्हे वो मुस्कुराती अपनी मूंछों पर हाथ फेरने लगा। वो हूर के पास नहीं बल्कि हूर इसके करीब खड़ी थी। हूर का यहाँ पाया जाना तशवीशनाक था। इसका हूर के इतने नजदीक खड़ा होना नहीं, हूर का जट पड़ता चेहरा, इसका डरा सहमा रूप बाबरा की मुस्कुराहट में इजाफा कर रहा था। हूर की इतनी हिम्मत नहीं थी वो रुक पलट सकते, बल्कि वो हिलने से भी कासिर थे। वो गहरे सांस लेती अपने खौफ पर काबू पाने का नाकाम सही कर रहे थे, जिसके साफ तक साबित कर चुका था। अरहाम के लिए मर्दान खाने में किसी औरत का होना थोड़ा अजीब था। पहला ख्याल यही आया कि बाबरा किसी मेहमान खवातीन का रास्ता महवर भी इसे परेशान कर रहा है, इसलिए वो ना चाहते हुए भी बाबरा की तरफ बढ़ा। अरहाम की भारी कदमों की दमक से हूर का पूरा वजूद लरजा था। हूर ने अपने चकराते सर को बमुश्किल ही संभाला था। मैरून खूबसूरत फूलों वाली पेशमाना शॉल जमीन बोस हुई थी। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? अरहाम ने बाबरा के करीब आते से सख्त नजरों से घूरते कहा, मगर हूर पर नजर पड़ते ही इसके अल्फाज मुंह में ही रह गए थे। हूर दुल्हन की तरह सजी सवरी बाबरा के बहुत करीब खड़ी थी। हूर तो अब सिर्फ पथराई आंखों से अरहाम को देख रही थी, जिसकी आंखों का रंग अब सामने ही सुर्ख हुआ था। इसकी सर्द काटदार नजरों से इसकी रगों में दौड़ता खून साकत हुआ और शोलाबाज निगाहों से घूरते वो बाबरा की तरफ मतवज्जा हुआ। जवाब मुस्कुराते हुए से ही देख रहा था। लाला, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ ये सवाल मायने नहीं रखता। सवाल ये अहम रखता है कि भाभी यहाँ पर क्या कर रहा है, वो भी इतना सच धज के। बाबरक ने कहते हुए हूर पर एक बार फिर से नजर डाली, जो बिन जो बंद बनी आंखों में नमी लिए बिल्कुल साकत सी खड़ी अरहाम को देखे जा रही थी, और अरहाम ने जब्त से अपनी मुट्ठी भींची थी। बाबरक का हूर को देखना अरहाम के तन बदन में आग लगा गया था। हूर कामरान का मर्दान खाने में मौजूद होना इसके लिए इश्तियाल में इजाफा कर रहा था। ऊपर से बाबरक न जाने कब से इस पर अपनी गलीज निगाहें गाड़े हुए था। अरहाम के गर्दन की नीली रगें रगें तक उजागर होने लगी थी। दिल कर रहा था सामने खड़ी लड़की की सफेद चमड़ी आज उधेड़ कर रख दो। जो अब पता नहीं क्या करना चाह रही थी। अरहाम की आंखों में गैज़ो गज़ब बढ़ता देखकर बाबरक ने अपनी नजरों पर काबू पाया। लाला, मैं तो इधर आ रहा था और भाभी मुझे यहाँ मिल गया। मैं बस इनसे यही पूछ रहा था इधर क्या कर रहा है। बाबरक ने जल्दी से अरहाम को वजाहत पेश की, जिसका चेहरा भी अब जब से सुर्ख पड़ने लगा था। वो अरहाम के गुस्से से काफी डरता था। सामने खड़ा जरान खान ज्यादा नहीं था, बल्कि अरहाम खान ज्यादा था। इसका निशाना वाकई में बहुत पक्का था। क्या कहा था तुमने इस दिन? मेरी गैर मौजूदगी में भी अपनी नजरों पर काबू रखना। अरहाम हूर पर एक कहरबार नजर डालते बाबरक की तरफ मतवज्जा हुआ। दांत पीसते बाबरक से सर्द लहजे में हूर के करीब खड़े होने पर जवाब तलब किया। हूर ने अपनी मुट्ठी भींचते अपनी कपकपाहट पर काबू पाया। अरहाम के लहजे की ठंडक से वो अंदर तक सट पड़ी थी। लाला, कसम खाता है हमने एक नजर देखकर दूसरा नजर भी भाभी पर डालना गवारा नहीं किया। हम तो बस हैरान हुआ था कि भाभी इधर क्या करने आए। ऐसा लग रहा था जैसे इधर से भाग रहा है था।
بابرک اپنی مونچھوں پر ہاتھ پھیرتے اپنی بات مکمل کرتے جلدی سے وہاں سے چلا گیا۔ وہ کچھ دیر ادھر اور ٹھہرتا، یقیناً ارحام اس کی جان لے لیتا، ویسے بھی جو آگ وہ لگانا چاہتا تھا وہ لگا چکا تھا۔ بابرک کی بات پر ہور کے جسم کا سارا خون جیسے نچڑ گیا۔ وہ فخر رنگت کے ساتھ ارحام کو دیکھ رہی تھی۔ ارحام نے بابرک کی پشت کو گھورتے ہور پر قہر بار نظر ڈالی، جو ایک دلہن کی طرح سجی سنوری کھڑی تھی۔ ہور نے ارحام کو دیکھتے جلدی سے سر نفی میں ہلایا۔ ارحام کی کاٹدار نظریں اسے اندر سے کاٹ رہی تھی، جیسے ارحام مما میں بھاگ نہیں رہی تھی۔ مما میں سچ کہہ رہی ہوں، آپ یقین کریں میرا۔ ہور پیچھے کو قدم بڑھاتے کانپتے لہجے میں بولی۔ ارحام کو خاموش دیکھ کر ہور کا دل ہتھیلی پر دھڑکنے لگا۔ اس کی شعلہ اگلتی نگاہیں اسے باور کروا رہی تھی کہ وہ آج اسے نہیں چھوڑے گا۔ ہور نے کانپتے ہاتھوں سے اپنے چکراتے سر کو تھاما تو ارحام نے اسے کلائی سے پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالا۔ سیدھی کھڑی رہو، خبردار تم بے ہوش ہوئی تو۔ ارحام نے گھراتے ہوئے اس کی کلائی سختی سے دبوچی۔ ارحام نے اس کی شال میں زمین سے اٹھاتے اس کی گردن اس کے گرد اچھی طرح اڑائی اور اسے کلائی سے جکڑے اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ مما میری بات سنیں، میں بھاگ نہیں رہی تھی۔ ہور ارحام کی سخت گرفت میں اس کے ساتھ گھسٹتے ہوئے کانپتے لہجے میں بولی۔ میرا یقین کریں، میں بھاگ نہیں رہی تھی۔ ارحام کے خوف سے پوری قوت میں چلاتے اسے یقین دلانے کی کوشش کی تھی۔ ڈونٹ پریٹینڈ ہیئر، ہور ڈونٹ، تم یہاں تماشا مت کرو، ہور مت کرو۔ ارحام نے رک کر اسے سرد نظروں سے گھورتے سپاٹ انداز میں ہونٹوں پر انگلی رکھ کر تنبیہ کی۔ وہ بہت دھیمے لہجے میں بولا تھا، مگر ایک برف سی اس کے لہجے میں اتری تھی جو ہور کو اندر سے جما رہی تھی۔ ہور اس کے لہجے کے سرد پن سے خائف ہوتے خاموش ہو گئی۔ اس کا لرزاتا بدن اس کے ساتھ کھسٹتا چلا گیا۔ وہ اسے کلائی سے جکڑے اپنے کمر میں لایا، دروازہ دھاڑ سے بند کرتے اسے پوری قوت سے اسے ٹھنڈے ماربل پر پٹکا۔ وہ زمین پر اونھے منہ بری طرح گرتے سسک اٹھی تھی۔ وہ کانچ کی چوڑیاں ٹوٹتے ہوئے کلائیوں میں پیوست ہوئی۔ تکلیف اور خون سے ہور کے لبوں سے دل زور چیخ برآمد ہوئی۔ آواز نہ نکلے تمہاری منہ سے، اگر تم نے ذرا سی بھی آواز نکالی اسے زمین میں زندہ گاڑ دوں گا۔ ارحام اس کے قریب زمین پر پنجوں کے بل بیٹھتے گھرایا۔ ہور زمین پر سیدھی ہوتی ارحام کو دیکھنے لگی، جس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ مما میرا یقین کرے، میں بھاگ نہیں رہی تھی۔ ہور نے سر نفی میں ہلاتے بھیگے لہجے میں بولتے اسے پھر سے یقین دلانا چاہا۔ تو پھر کیا کر رہی تھی تم وہاں؟ اب کی بار وہ اس طرح دھاڑا تھا کہ کمرے میں کی دیوار تک لرزا اٹھے تھے۔ خوف سے ہور کی آنکھوں کی پتلیاں ساکت ہوئی تھی، آنکھوں میں ٹھہرا پانی بھی ساکت ہوا تھا۔ مقابل کا ہر انداز اس پر دہشت کاری کر دیتا تھا۔ جو جواب دو مجھے۔ ہور کو ساکت ہوتا دیکھ کر ارحام پوری قوت سے چلایا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا اس چھٹانگ بھر کی لڑکی کی جان لے جو آج پھر سے اس کی عزت کا تماشا بنانے چل پڑی تھی۔ اگر اسے تھوڑی سی دیر اور ہو جاتی تو یقیناً ہور حویلی کے گیٹ تک پہنچ جاتی۔ یہ خبر مہمانوں تک پہنچنے میں کتنی دیر لگنی تھی؟ بابرک کی نظریں یاد کرتے ہوئے اس کے رگوں میں شرارے اٹھ رہے تھے۔ وہ اس کی حویلی میں اس کی بیوی پر اپنی نظریں گاڑے ہوئے تھا۔ وہ یہ موقع اس کی بیوی نے خود دیا تھا۔ اسے بہت شوق ہے نا تمہیں خود کو بھری محفل میں تماشا بنوانے کا۔ میری عزت کا نہیں تو اپنی عزت کا ہی سوچ لیتی۔ پکڑے جانے پر کیا جواب دیتی سب کو؟ لگتا ہے تمہیں شوق ہے اندھیری سڑکوں پر بھاگنے کا۔ اب کون سا نیا شکار ڈھونڈنے جا رہی تھی تم؟ وہ اس کا جبڑیا چھوڑتے کھررایا۔ لفظ نہیں تھے، کوڑے تھے جو ہور کو اپنے وجود پر لگتے محسوس ہوئے۔ ہور زمین پر پیچھے کی طرف کھسٹتی بیٹ کے ساتھ جا لگی۔ آپ کو اچھی طرح پتا ہے کہ میں ایسی نہیں ہوں۔ میری زندگی میں آپ ہی پہلے مرد ہے اور آپ کے بعد کبھی کوئی نہیں آئے گا، کیونکہ آپ نے مجھے دنیا کے ہر مرد سے نفرت کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ ارحام کی بات پر بلبلاتے ہوئے چیخ پڑی تھی۔ وہ 10 صفاق انسان کی اپنے کردار پر بات کسی قیمت پر برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اس سے سب کچھ اس کا لے کر وہ ابھی بھی اس کے کردار پر کیسے سوال اٹھا سکتا تھا، جبکہ وہ اچھی طرح جانتا تھا وہ اس کی زندگی میں آنے والا پہلا مرد ہے۔ ارحام اس کے چیخنے پر بری طرح مشتعل ہوا تھا۔ وہ اسے جواباً سر کڑے تیوروں سے گھورتے ایک بار پھر سے اس کے جبڑا بری طرح دبوچا۔ اب تم ایک بار اور چیخی تو زبان کھینچ لوں گا میں۔ تم اچھی طرح جانتی ہو میں یہ کر سکتا ہوں۔ مجھے میرے سوال کا جواب دو، کیا کر رہی تھی تم مردان خانے میں؟
धीमा लहजा मगर आग की तपिश लिए हुए था। आंखों से निकलती चिंगारियों से हूर को अपना आप झुलसता महसूस हुआ। वो इंसान की वहशत का मुकाबला नहीं कर सकती। वो इससे कुछ भी कहती तो वो सजा के तौर पर अपनी आग जैसी वहशी कुर्बत इसे नवासा जो हूर का नाजुक बदन सहने के काबिल न था। मैं वो तो इतना बोलते बेबसी से की आवाज पर रो पड़ी। डोंट बुलशिट आंसर मी डैम इट। बकवास बंद करो, सीधी तरह जवाब दो। अरहाम पूरी कुवत से धाड़ा। हूर ने इसकी धाड़ पर लरसते हुए अपनी आंखें बेदर्दी से साफ की। मैं आपको बुलाने आई थी। आंटी को जरूरी काम था आपसे। उन्होंने ही मुझे कहा था कि मैं आपको मर्दान खाने से बुलाऊं। हूर ने रवानगी से एक ही सांस में अपनी बात मुकम्मल की। अरहाम इसके झूठ पर लब बेच कर रह गया। ये झूठ ही था जो वो बिना लड़खड़ाए बोलती थी। अरहाम गुस्से से जमीन से उड़ता अपने शताल पर काबू पाने लगा, मगर गुस्सा किसी तौर पर कम नहीं हो रहा था। वो आज जो वो करने जा रही थी सिर्फ इसकी ही नहीं, इसके घर वालों की इज्जत का भी तमाशा लग सकता था। इसके भागने पर लोग हूर के किरदार पर नहीं बल्कि इसकी इज्जत पर वार करते, जो इसे किसी सूरत कबूल नहीं था। मेरा यकीन करें, मैं भाग नहीं रही थी। आपको मर्दान खाने में बुलाने गई थी। और हिम्मत मुतमज्जा करके जमीन से उठते अरहाम की तरफ बढ़े, जब मुंह पर हाथ फेरते कमरे की औसत में चक्कर लगा रहा था। उनका अपनी तरफ बढ़ता देखकर अरहाम ने इसे घूर कर देखा। वो अरहाम की नजरों से घबराते पीछे वो होती दीवार के साथ जा लगी। अब वो दीवार में समाये भीगी आंखों से अरहाम को देख रही थी, जिसके चेहरे से सपाट नाफहम तासुरात इसका दिल भंग कर रहे थे। पीछे दीवार का सहारा था, वरना शायद वो कब का जमीन बोस हो जाते। अरहाम की खामोशी पर हूर का दिल अब बंद होने लगा था। मेरा यकीन करे अरहाम, मैं सच कह रही हूँ, बाबरक झूठ कह रहा था, इल्जाम लगा रहा था मुझ पर। आपको इस पर नहीं, अपनी बीवी पर यकीन करना चाहिए। हूर की मासूमियत से कही बात पर वो कमरे में चक्कर लगाता एक पल को ठहर सका। इसकी बात सुनते वो इसे देखने लगा, जब दीवार में समाये थर थर कांप रही थी। हूर ने गहरे सांस लेते अरहाम के तासुरात को समझने की कोशिश की। शायद इसने इसकी बात पर यकीन कर लिया हो, मगर वो अभी भी अपनी सुर्ख आंखों से इसे घूर रहा था। आप यकीन करते हैं ना मुझ पर? हूर ने रोते हुए मासूमियत भरा सवाल किया। अरहाम ने ना चाहते हुए भी अपना गुस्से पर काबू पाया। ये वक्त बहुत नाजुक था। इस टाइम वो इस पर जरा सा भी गुस्सा करता, इसे कुछ कहता, या वो यकीनन अपने होश खोने में पल न लगाते। इसका कांपता बदन और खौफ से लट्ठे की मानून सफेद पड़ता चेहरा इसके अंदरूनी और बैरूनी हालत सब अया कर रहे था। वो मुश्किल ही अपने कदमों का सहारे खड़ी थी। ये तो वो जानता था वो झूठ बोल रही है। अमीना खानम किसी भी सूरत इसे मर्दान खाने में नहीं भेज सकती थी। वो अभी इस वक्त जब मर्दान खाने मर्दों से भरा पड़ा था, वो आते साथ ही सबसे पहले अमीना खानम से ही तो मिलकर आया था। वो दीवार में समाये बुरी तरह कपकपाते एक मुट्ठी को सख्ती से दबोचे हुए थी। अरहाम की जरीक नजरों ने देख लिया था वो कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है। अरहाम ने इसकी तरफ बढ़ते इसकी कलाई पकड़े, इसकी मुट्ठी नरमी से खोली। मजामत करने की सकत ना थी। इसने आराम से वो मुट्ठी खोल दी। 5,000 के 2 नोट इसकी हथेली में मुड़े तोड़े हालत में पड़े थे। वो ये मुझे बाहर जमीन से मिले थे। उन्होंने फक रंगत के साथ बताया। इसे एक पल नहीं लगा था समझने में वो यहाँ से भागने के लिए इन पैसों का इस्तेमाल करना चाहती थी। यकीनन ये पैसे इसने ही इसके वॉलेट से निकाले थे और यहाँ से भागने का बहुत प्लान बना रही थी। अरहाम का चेहरा गुस्सा इश्तियाल से मजीद सुर्ख हुआ था। ये तो वो जानता था वो किसी भी कीमत पर यहाँ से भाग नहीं सकती थी, मगर इतना बना संवरा मर्दान खाने में आए हुए मेहमान देख लेते, या फिर किसी को भी जरा सी भी भनक पड़ जाती तो इसके नताइज बहुत संगीन होने थे। आपको मेरी बात का यकीन आ रहा है ना? वो ने अरहाम को खामोश देखकर भराई आवाज में कपूछा। अरहाम ने अपने गुस्से पर काबू पाए इस पर निगाह डाली। लरसता बदन, फक रंगत, आंखों में ठहरा पानी, माथे पर नन्हे नन्हे पसीने के कतरे। इतनी शदीद सर्दी में इसके माथे पर पसीने के कतरे देखकर अरहाम को इस पर तरस सा आया था। वह इस सब काबिले रहम लग रही थी, मगर अपनी इस हालत की जिम्मेदार वो खुद थी। वो इस पर तरस किसी सूरत नहीं खा सकता था। वो बेख्तियार इसके और करीब हुआ। चलिए जी, बाकी का नेक्स्ट एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक एंड शेयर करें, अपने राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। चलिए जी, अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।